हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे बीएसटी के पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर कंट्रोलिंग। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में, बहुत डिटेल में। अच्छा देखो, स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ सारे नोट्स मैंने आपकी एनसीईआरटी से बनाए हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन, एक एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इन नोट्स के अंदर कवर है। तो टेंशन मत लेना, चाहे आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, चाहे आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी तो करेंगे ही, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार रेफरेंस बुक में ये बातें एक्स्ट्रा गिवन है, वो बातें भी हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक डिटेल्ड लेक्चर है, पूरा लेक्चर अच्छे से देख लो, इन नोट्स को प्रिपेयर कर लो, ट्रस्ट मी सब कुछ कवर हो जाएगा। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, क्या नाम है चैप्टर का? कंट्रोलिंग। थोड़ी सी पहले बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक बार क्विकली रिवाइज करें। देखो, प्लानिंग के अंदर याद करो क्या होता है। प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे जाते हैं कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लानिंग के अंदर एडवांस में डिसाइड करा जाता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। पढ़ा था ना प्लानिंग की डेफिनेशन। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम whom टू डू। ठीक है भैया, प्लानिंग हो गई है। उसके बाद में सेकंड फंक्शन आता है हमारे पास में ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है? सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है। बोले तो डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं, सारे रिसोर्सेस अरेंज करने होते हैं, पैसा भी अरेंज करना है, मशीनरी भी अरेंज करनी है, डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाना है, ड्यूटीज वगैरह असाइन करना है, देखना है पूरे काम को छोटे छोटे से टास्क में डिवाइड करना है। ऑल दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन आता है हमारे पास में स्टाफिंग। मैंने बताया था कि भैया अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट जॉब पोजीशंस है तो लोगों को अट्रैक्ट करना कि आओ भैया हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आकर अप्लाई करो। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना। फिर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा। जिनको आपने सिलेक्ट करा है उनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनका कॉम्पनसेशन वगैरह, सैलरी, वेजेस वगैरह सब किस में आ गया? स्टाफिंग में। अब आप जो स्टाफ हायर करके लेकर आए हो वो काम करना कब स्टार्ट करेगा? जब आप अपने स्टाफ को क्या दोगे? डायरेक्शन दोगे। तो फोर्थ फंक्शन आता है हमारे पास में डायरेक्टिंग, जिसमें स्टाफ को डायरेक्शन दी जाती है, यानी कि स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसे गाइड करा जाता है, उसे बताया जाता है कि उसे क्या काम करना है, काम कैसे करना है। तो वही अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना, उन्हें गाइड करना, उन्हें सुपरवाइज करना, उन पर नजर रखना, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना, उनके साथ में अच्छे से कम्युनिकेट करना। ऑल दैट इज डायरेक्टिंग। लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने वन शॉट के अंदर। अब लास्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग क्या होता है, बहुत आराम से समझना, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो पहले फंक्शन की बात करते हैं। जो पहला फंक्शन है और लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये समझ लो। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, या फिर समझ लो ये दोनों जुड़वा भाई है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो देखो हम सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग से जो कंट्रोलिंग है वो रिलेटेड है। प्लानिंग के अंदर याद करो हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग में हम हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि यार हमें अचीव क्या करना है। मतलब प्लानिंग के अंदर हम लोग बेसिकली क्या कर लेते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमें अचीव क्या करना है। हम लोगों ने हमारा टारगेट सेट कर लिया, इसे हम टारगेट भी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स। प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने हमारा टारगेट सेट कर लिया है कि हमें अचीव क्या करना है। आप टारगेट भी बोल सकते हो, आप स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल दो प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या बोल दो? प्लान्ड परफॉर्मेंस। देखो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, ये प्लान्ड परफॉर्मेंस है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। जैसे आप लोगों ने अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए टारगेट सेट कर रखा है ना कि मुझे तो 95% लेकर आनी है, तो वो आपका टारगेट है, उसे आप स्टैंडर्ड बोल सकते हो, वो आपकी प्लान्ड परफॉर्मेंस है। ठीक है भैया, लेकिन एक्चुअली काम होता है, एक्चुअली काम होता है। जरूरी नहीं है ना हमेशा सारे काम हमारे टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही हो सके। टारगेट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, एक्चुअल काम होता है। प्लानिंग में मैंने क्या बोला? टारगेट सेट करे, बोले तो स्टैंडर्ड्स, बोले तो प्लान्ड परफॉर्मेंस सेट कर ली। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आप लोगों ने टारगेट सेट करा है कि मुझे तो 98% लेकर आनी है। ठीक है जी, अब एक्चुअल काम हो रहा है, वर्कर्स वगैरह सब लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना,
जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे मेजर करा जाएगा। अब जैसे स्कूल के अंदर आपने टारगेट सेट कर रखा है तो टाइम टू टाइम आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी तो इवैल्यूएट करा जाता है। जैसे तुम्हारे पीटी होते हैं, यूटी होते हैं, अभी हाफ रिलीज हो रहे होंगे या होंगे, उसमें आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करी जाती है। ठीक है जी, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, मैंने कहा एक्चुअल परफॉर्मेंस में बेटा तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 87%, तुमने टारगेट सेट करा है 98 का, तुम्हारे आ रहे 87% है। तो कंट्रोलिंग में वही होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है। ठीक है जी, कर लिया मेजर। अब मेजर करने के बाद में बेटा दोनों को कंपेयर करा जाता है। क्या करा जाता है, कंपेयर करा जाता है, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको हमारी प्लांट परफॉर्मेंस के साथ में हम लोगों ने क्या करा, कंपेयर करा। अब कंपेयर करा तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है डिफरेंस, कि हमने टारगेट 98% का सेट करा है, आरी हमारी 87% है, तो हमें दिख रहा है डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हम यहाँ पर टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, डेविएशन। क्या बोलेंगे, डेविएशन। ठीक है जी, डेविएशन आ रहा है। अब देखा जाएगा यार ये डेविएशन क्यों आ रहा है, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो आप रीजंस फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे, रीजंस आप फाइंड आउट करोगे कि यार ये जो डेविएशंस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। तो आपने देखा यार मैं इंस्टा थोड़ा सा ज़्यादा चलाता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ में थोड़ी सी पार्टी ज़्यादा करता हूँ, मैं जब टीचर पढ़ा रही है या फिर ट्यूशन में जब पढ़ रहा हूँ तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो कोई भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, आपने रीजंस भी फाइंड आउट कर लिए, साथ साथ में आप क्या करोगे, करेक्टिव एक्शंस लोगे, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, अभी तो हाफ ईयरली ही है। आप करेक्टिव मेजर्स लोगे, करेक्टिव स्टेप्स लोगे, ताकि आगे से ये डेविएशंस, ये डिफरेंसेस ना हो। करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं कि आप इंस्टा जो है वो अनइंस्टॉल कर दोगे, फ्रेंड्स के साथ में कुछ टाइम के लिए पार्टी करना बंद कर दोगे, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप अटेंशन दोगे, इधर उधर बाबू सोना में तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। ये करेक्टिव स्टेप्स है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, कंट्रोलिंग के अंदर। तो क्या करा हम लोगों ने कंट्रोलिंग में, हमने हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को सबसे पहले मेजर करा और देखा अच्छा हमारे 87% आ रहे हैं हाफ ईयरली के अंदर। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोगों ने हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करा, हमें बहुत ही क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। फिर देखना कि डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, मतलब डेविएशंस को एनालाइज करना, रीजन फाइंड आउट करना कि डेविएशन क्यों आ रहे हैं। मैं इंस्टा बहुत चला रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी ज़्यादा कर रहा हूँ, अलग अलग तरह के डिफरेंसेस हो गए, सारे दिन फोन पे लगा पड़ा हूँ। ठीक है भैया, अब डेविएशंस आ गए, समझ में आ गए, बट वी हैव टाइम, तो हमें लेने पड़ेंगे करेक्टिव एक्शंस यानी कि करेक्टिव मेजर्स, ताकि अगली बारी से ये डेविएशन जो डिफरेंस है वो ना आए, सारा काम जो है वो टारगेट के अकॉर्डिंग हो। इसी को बोला जाता है कंट्रोलिंग। समझ में आ गई मेरी बातें। ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, टारगेट सेट करा था कि इस मंथ कैसे भी करके 100 कार्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है। एक्चुअली हम लोगों ने देखा हमारे वर्कर्स ने 90 कार्स ही प्रोड्यूस करी है। ठीक है भैया, डेविएशन दिख गया कि 10 कार्स जो है वो कम प्रोड्यूस करी है। रीजंस भी हमें पता चल गए कि कुछ वर्कर्स हमारे एब्सेंट थे, या फिर कई बार पावर फेलियर भी हुआ था, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी मशीन्स खराब हो जाती है तो उन्हें रिपेयर वगैरह कराना है। तो रीजंस भी हमें पता चल गए। फिर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे कि वर्कर्स की कमी है तो हम और वर्कर्स हायर करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कर से हम ओवर टाइम करवाएंगे, जो मशीनरी खराब थी उसे रिपेयर करेंगे, रिपेयर भी नहीं हो रही तो उसे रिप्लेस करेंगे। ऑल दीज आर करेक्टिव मेजर्स। चमक गया अच्छे से। तो मैंने बहुत ही क्विकली तुम्हें पूरा का पूरा कंट्रोलिंग समझा दिया। अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हमारी किताब में क्या लिखा है। Controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per the plans. Controlling का मतलब है ये make sure करना कि जो सारा काम है वो सारा काम कैसे हो रहा है, प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, बोले तो टारगेट्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो टारगेट के अकॉर्डिंग हो, ये मेक श्योर करना, यही क्या है, कंट्रोलिंग है। तभी तो तुम्हारे स्कूल में यूटी होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, क्यों हो रहे हैं, ताकि जो बोर्ड्स के लिए टारगेट सेट करा है वो टारगेट स्कूल अचीव कर सके। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अभी हम लोगों ने देखा एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करा जाता है। If there is any deviation, then finding the reason for such deviation. अगर डेविएशन का आ रहा है, 100 कार्स सोची थी, एक्चुअली हम 90 कार्स ही प्रोड्यूस कर पाए हैं, तो भैया उन डेविएशंस के पीछे के रीजन क्या है, डेविएशंस क्यों आ रहे हैं। पावर फेलियर रीजन हो सकता है, मशीनरी खराब होना रीजन हो सकता है, वर्कर्स एब्सेंट हो गए, एब्सेंटिज्म एक रीजन हो सकता है, वर्कर्स हमारे गप्पे मार रहे हैं या फिर डीमोटिवेटेड है, कोई भी कारण हो सकता है।
taking corrective measures so that in future there is match between actual and planned performance। साथ में corrective steps भी लेना ताकि अगली बारी से deviations ना आए। मशीनरी खराब है, रिप्लेस करो या फिर रिपेयर करवाओ। अगर वर्कर्स की कमी है, नए बंदे हायर करो या फिर उनसे ओवर टाइम करवाओ। अगर रिसोर्सेज की कमी है तो नए रिसोर्सेज का इक्विपमेंट होना चाहिए, नए इक्विपमेंट्स आप लेकर आओ, सो डेट अगली बारी से सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। प्लान्ड परफॉर्मेंस जो है वही हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो। दिस इज कंट्रोलिंग। चमक गया अच्छे से? अब देखो एक राइटर की डेफिनेशन भी ले लो। कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब है जो हम लोगों ने अचीव कर लिया, यानी कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना उसका मेजरमेंट हो, उसे मेजर करो। अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करना है। एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन, अगर डेविएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है तो उसे करेक्ट करना ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके प्लान्स के अकॉर्डिंग, सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो सके। ऑल दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है जी, चमक गया अच्छे से? अब बात ये आती है कंट्रोलिंग के फीचर्स। देखो अगर आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, अगर आप पर्टिकुलरली पूनम गांधी फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग भी गिवन होगा। वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे, मैंने लास्ट के अंदर लिया है, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो एनसीईआरटी में टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। फीचर्स बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, नेचर भी बोल सकते हो। 4 ही फीचर्स है। पहला है गोल ओरिएंटेड फंक्शन कंट्रोलिंग क्यों हो रही है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। देखो प्लान्स क्यों बनाते हैं, प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर सके। आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई ना कोई गोल है। आप टाइम टेबल क्यों बना रहे हो कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ये पढ़ूंगा, 9 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ूंगा, क्योंकि आपका ये गोल है, आप अपना गोल अचीव कर सको। और कंट्रोलिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। कंट्रोलिंग इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि प्लान का जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, प्लान सही टाइम पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, प्लान्स के अकॉर्डिंग सारा काम हो। तो बेटा इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग भी क्या कर रही है, गोल को अचीव करने में हेल्प कर रही है। कंट्रोलिंग भी एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग भी क्यों हो रही है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। तुम्हारे हाफ ईयरलीज क्यों हो रहे हैं, परफॉर्मेंस को क्यों इवैल्यूएट कर रहे हैं, ताकि जो गोल है कि एनुअल एग्जाम में स्कूल का अच्छा रिजल्ट आए, वो गोल अचीव करा जा सके। सेकेंड है परवेसिव फंक्शन है, ये तो सब में ही आता है यार। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो टॉप लेवल मैनेजर्स भी परफॉर्म करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स भी परफॉर्म करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, सब अपने नीचे वालों को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। उसके अलावा आप ये बोल सकते हो कंट्रोलिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। स्कूल में भी होती है कंट्रोलिंग, स्कूल के अंदर सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स में सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं होगा। अगर कोई क्लब है उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, बिजनेस को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, हर जगह होती है कंट्रोलिंग। फिर एक कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग बेटा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो मैनेजर्स हैं वो पीछे की तरफ भी देख रहे हैं, बैकवर्ड लुकिंग भी है, और आगे की तरफ भी देख रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। देखो ऑब्वियस ही बात है, कंट्रोलिंग के अंदर हम हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जो काम ऑलरेडी हो चुका है हम उसे मेजर कर रहे हैं कि हमने कैसा कैसा क्या क्या काम करा, और उस पास्ट परफॉर्मेंस को हम स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा हम पीछे की तरफ ही तो देख रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात, कि ये तो हमारी पास्ट एक्टिविटीज का पोस्टमार्टम है, कि हम हमारी पास्ट एक्टिविटीज को मेजर कर रहे हैं और उन्हें स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो बैकवर्ड लुकिंग है। प्लस कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, जब पूरा का पूरा काम हो जाता है तो एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें लिखा जाता है कि भैया हम लोगों ने देखा था कि ये डेविएशंस आए थे, ये डिफरेंसेस आए थे। ये भी लिखा जाता है कि ये डेविएशंस क्यों आए थे, डेविएशंस के पीछे के कारण क्या थे, रीजंस क्या थे। प्लस करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं कि अगली बारी से ये करेक्टिव मेजर्स, ये स्टेप्स लेना ताकि डेविएशंस ना आए, सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। तो ये जो फीडबैक रिपोर्ट बनाई जा रही है ये तो फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है ना, ताकि फ्यूचर में सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। मतलब कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जा रही है जो आगे की फ्यूचर की प्लानिंग को इंप्रूव कर देगी, अच्छी बना देगी। सो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। और लास्ट है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। भैया कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है क्या, देखो स्कूल में ऐसा होता है कि आज कंट्रोलिंग हो गई, अब बस काम चलता रहेगा, अब कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा होता है प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। तो कंट्रोलिंग से मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है।
उसके बाद में नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दोबारा प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग। ये चलता जाता है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कंट्रोलिंग होगी। ठीक है जी। तो पहला फंक्शन क्या है हमारे पास में, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। Controlling ensures that an organization's resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals। मैंने तो तुम्हें सीधा सा बता दिया, प्लानिंग क्यों होती है, गोल्स को अचीव करने के लिए। कंट्रोलिंग क्यों हो रही है, कि सारा काम गोल्स के अकॉर्डिंग हो सके। प्लानिंग में हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, टारगेट सेट करे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी वैसी ही हो, सारा काम हमारा वैसा ही हो, इसीलिए कंट्रोलिंग हो रही है। तो कंट्रोलिंग भी इनडायरेक्टली क्यों हो रही है, गोल्स को अचीव करने के लिए। ये भी एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। देखो कंट्रोलिंग के अंदर ये मेक श्योर करा जाता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चाहे वो मशीनें हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयज वगैरह, सबका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इन्हें तरीके से यूज करना है, कोई वेस्टेज वगैरह ना हो, ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो गोल्स है उन्हें अचीव कर सके। तो गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। सेकंड क्या है, मैंने बताया था परवेसिव फंक्शन है। ये एक ऐसा टास्क है जो टॉप, मिडिल और लोअर लेवल यानी कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स अपने नीचे वालों को कंट्रोल करते होंगे, मिडिल लेवल मैनेजर्स वगैरह को, मिडिल वाले अपने नीचे वालों को कंट्रोल कर रहे हैं, लोअर लेवल वाले जो हैं वो वर्कर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इट इज द टास्क ऑफ ऑल द मैनेजर्स। एक तो तुम ये बात लिख कर आओगे इसके अंदर, दूसरी बात क्या लिख कर आओगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, मैंने इस तरह से ना बहुत बार बॉक्सेस के अंदर कुछ लाइंस डाली है। वैसे तो सारे नोट्स ही एनसीईआरटी के, मैंने बॉक्सेस के अंदर कुछ लाइंस डाली है जो एज इट इज आपकी हो सकता है केस स्टडी में लिखी हुई आ जाए और पूछे बताओ ये कंट्रोलिंग का कौन सा फीचर है। समझ पा रहे हो? तो इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना जो मैंने बॉक्सेस में डाले हैं। कंट्रोलिंग इज एज मच रिक्वायर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कंट्रोलिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी होती है। आपके स्कूल में सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, टीचर्स के ऊपर एक डेडलाइन रहती है कि अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, क्योंकि हमें आगे सेकंड प्री बोर्ड करवाना है, सारी चीज़ें हैं। मिलिट्री के केस में भी कंट्रोलिंग होती है, हॉस्पिटल्स में भी कंट्रोलिंग होती है, क्लब में भी कंट्रोलिंग होती है, हर जगह होती है। तो दोनों बातें लिख कर आओगे कि सारे लेवल ऑफ मैनेजर्स कंट्रोलिंग कर रहे हैं, प्लस हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होती है। इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। दो याद हो गए। तीसरा आता है हमारे पास में कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, प्लस कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। बैकवर्ड लुकिंग मैंने समझाया था कि मैनेजर्स जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा जब आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, जो आपने अभी तक करा है, मतलब मान लो 3 महीने के बाद में, हर 3 महीने के अंदर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके कंपेयर करा जाता है, तो आप पिछली 3 महीने की परफॉर्मेंस को ही तो चेक करियो कि आपने कैसा परफॉर्म करा है। तो आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, जो काम आप कर चुके हो, जो ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट एक्टिविटीज है, फिर उन्हें आप स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर आप पीछे की तरफ ही तो देख रहे हो। दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। जो काम ऑलरेडी हो गया आप उसकी तरफ देख रहे हो, उसको मेजर करके उसको कंपेयर कर रहे हो। तो कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। साथ में कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। हम ये भी बोलते हैं इट इज लाइक लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखना। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस में मैंने क्या बोला, एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करी जाती है जिसमें सारी चीज़ें लिखते हैं कि भैया कौन कौन से डेविएशंस आए, कितना कितना डिफरेंस आया, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इतना डेविएशन है, हमारे रेवेन्यू में इतना डेविएशन है, नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के अंदर इतना डेविएशन है। सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कितनी यूनिट्स बनानी है, कितनी बेचनी है, कितना रेवेन्यू होना चाहिए, कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। सब में लिख दिया क्या क्या डेविएशंस आए, फिर रीजंस भी लिखे जाते हैं डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, करेक्टिव स्टेप्स भी लिखे जाते हैं ताकि अगली बारी से डेविएशंस ना आए और अगली बारी से जो सारा काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, प्लान्स हमारे फेल ना हो। सो कंट्रोलिंग के अंदर क्या करा जाता है, सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स इन फ्यूचर। तो ये तो फ्यूचर के है ना, ताकि फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो और इम्प्रूव हो सके। सो कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। चमका। लास्ट है कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक कंट्रोलिंग फंक्शन भी चलेगा। कंट्रोलिंग के साथ में बेटा मैनेजमेंट का ये जो प्रोसेस है इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता, बस एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। फिर डेविएशंस आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग फर्दर प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या फिर जो भी बिजनेस के एनवायरनमेंट में आपको पता है चेंजेस आते रहते हैं। कभी सरकार कोई चेंजेस करती है, कभी कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है,
बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कोविड जैसी सिचुएशन वगैरह है, तो आपको बदलते प्लान के अकॉर्डिंग और फर्दर प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग से मैनेजमेंट साइकिल का एक ही मैनेजमेंट प्रोसेस का एक ही साइकिल कंप्लीट होता है, बल्कि कंट्रोलिंग के अंदर हम फीडबैक रिपोर्ट बना रहे हैं, उसकी हेल्प से जो फर्दर प्लानिंग होगी वो और इंप्रूव हो जाती है। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, तो कंट्रोलिंग हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, कंट्रोलिंग के फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। आगे बात करते हैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। आप इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, तुम इसको सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हो। तो एक बार ऐसे ही बता देती हूँ, कंट्रोलिंग से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ये तो पीछे भी देखा था। कंट्रोलिंग में हमें ये पता चलता है भाई, प्लानिंग में हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करे थे वो स्टैंडर्ड सही तो थे ना। मैंने कहा एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म करता है, बट पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में नॉर्मली आती है उसकी 50%, क्लास 11th के अंदर उसकी 50% मार्क्स आए हैं। अब इस बच्चे ने क्लास 12 के लिए स्टैंडर्ड सेट करा है कि भाई मैं तो 98% लेकर आऊँगा, और इसके लिए पढ़ रहा वगैरह भी नहीं है, पढ़ रहा नहीं है, हाँ पढ़े तो आ सकते हैं बिल्कुल 98%, बट ये पढ़ भी नहीं रहा। तो बेटा इसने जो स्टैंडर्ड सेट करा है 98%, क्या ये सही है? एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लो इसकी आ गई 75%, तो फिर बेटा ऐसा होगा कि भैया मैंने तो स्टैंडर्ड 98 का सेट करा था, मेरे 75% ही आए। बेटा आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट करा है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वही है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग में हमें ये भी पता चलता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करे वो सही भी है या नहीं है। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स तो सेट नहीं कर दिए जो पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं, लिखे हुए सुंदर लग रहे हैं, बताने में अच्छे लग रहे हैं, बट एक्चुअली वो अचीवेबल नहीं है। कंट्रोलिंग के अंदर सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। अब भाई आपके सर के ऊपर डंडा रखेगा, अगर डंडा है तो आप सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करोगे, कोई वेस्टेज वगैरह कुछ नहीं होगा। कंट्रोलिंग से एम्प्लॉयज़ भी हमारे मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि ये हमारा टारगेट है, एडवांस में उनका टारगेट सेट है, उनका स्टैंडर्ड फिक्स है, तो उन्हें पता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। ये अपने आप में उनके लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है कि भैया हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको इनके अगेंस्ट कंपेयर करा जाएगा, है ना, इनके साथ में कंपेयर करा जाएगा, तो वो टारगेट अपने आप में एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। कंट्रोलिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर और डिसिप्लिन रहेगा। एक टीचर है, क्लास को कंट्रोल कर पाता है तो क्लास में ऑर्डर रहता है, डिसिप्लिन रहता है। एक टीचर है जिससे क्लास कंट्रोल नहीं हो रही, कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। और अगर कंट्रोलिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन रहेगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सारी एक्टिविटीज़ में एक प्रॉपर तालमेल रहेगा, सब मिलजुल कर अपना अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो पहला आता है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्लान्स हम क्यों बनाते हैं बेटा? प्लान्स क्यों बनाते हैं? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। प्लान्स सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए थोड़ी ना बनाए हैं, प्लान्स बनाए हैं ताकि इन्हें इम्प्लीमेंट करें, इन्हें इम्प्लीमेंट करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। कंट्रोलिंग फंक्शन ही ये मेक श्योर करके रखता है कि सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। कंट्रोलिंग में ही हम देखते हैं कि भैया हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग तो है ना, हम एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के टूवर्ड्स तो जा रहे हैं ना, उन्हें अचीव करने के लिए ही हम काम कर रहे हैं, सारा काम वैसे ही हो रहा है ना। अगर कोई डेविएशंस आते हैं तो उन पर रोशनी डाली जाती है, देखा जाता है कि ये डेविएशंस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। सो कंट्रोलिंग से क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। इट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है, कैसे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा, भैया डेविएशंस आए, डेविएशंस को एनालाइज करा, करेक्टिव स्टेप्स लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही ट्रैक पर आ सके और हम गोल्स अचीव कर सके। पहला क्लियर हो गया। सेकंड आता है हमारे पास में जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग से ही हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने जो टारगेट सेट करे थे, जो स्टैंडर्ड सेट करे थे, वो एक्यूरेट भी है या नहीं है, मतलब वो सही भी है या नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बच्चे का एग्जांपल दिया, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, क्लास 11 में उसके 50% मार्क्स आए थे, ऑन एन एवरेज वो यही 50-60% वाला बच्चा है, और अभी भी ये पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, स्पोर्ट्स में ही अपना इंगेज्ड है, नेशनल्स वगैरह ऐसे खेलने हैं। और इस बच्चे ने टारगेट सेट करा है कि यार मैं क्लास 12 के अंदर 98% लेकर आऊँगा।
अब कैसे जैसे करके इसने थोड़ी मेहनत करी और इस बच्चे के एक्चुअली 75% आ गए, तो बेटा हम बच्चे को थोड़ी ना ब्लेम करेंगे कि तुमने तुम्हारे टारगेट्स अचीव नहीं करे। हमने उस बच्चे के लिए टारगेट ही बहुत हाई सेट करा है, उस बच्चे ने खुद के लिए या फिर टीचर्स ने उस बच्चे के लिए टारगेट ही बहुत हाई सेट करा है। तो एक अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम में हमें ये भी पता चलता है कि हम लोगों ने जो टारगेट सेट करे, जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, वो अचीवेबल तो है ना, वो एक्यूरेट तो है ना। अ गुड कंट्रोल सिस्टम enables management to verify whether the standards set are accurate or not. An efficient control system keeps a careful check on the changes taking place in the organization and in the environment and helps to review and revise the standards in the light of such changes. देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने टारगेट सेट कर लिए बट आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस में भी चेंजेस आएंगे। तो बेटा टाइम टू टाइम आपको अपने टारगेट, अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोविड से जस्ट पहले की हम लोग बात करते हैं, कोविड से जस्ट पहले किसी स्कूल के अंदर था कि भैया 85% अटेंडेंस कंपलसरी है। अब कोविड आ गया तो कोविड के अंदर थोड़ी ना टीचर्स बोल सकते हैं कि 85% अटेंडेंस कंपलसरी है। भैया अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। तो वही अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर स्टैंडर्ड्स। थर्ड आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंट्रोलिंग के अंदर हमारे पास में पहले से स्टैंडर्ड सेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक केक बनाना है तो स्टैंडर्ड सेट है कि इस केक के अंदर 500 ग्राम्स तो हम ऑल पर्पस फ्लावर जो मैदा है वो हम यूज़ करेंगे, 200 ग्राम्स हमको शुगर यूज़ करनी है, इसके अलावा 1 आवर की बेकिंग होगी, 1 घंटा तक हमें बेक करना है। तो पहले से स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि इतना हमें मैदा यूज़ करना है, इतना शुगर यूज़ करना है, इतने घंटे हमें बेकिंग करनी है। तो इससे ज़्यादा अपने आप ही सामने वाला यूज़ नहीं करेगा। वर्कर के लिए आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट करा है, वो ऑब्वियस ही बात है इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है, आपके रिसोर्सेज स्पॉइल नहीं हो रहे। Each activity is performed in accordance with some predetermined standard. सारा काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वही रिसोर्सेज का इफेक्टिव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। फोर्थ है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखो आपने अपने एम्प्लॉय के लिए टारगेट सेट कर रखा है, उसके लिए यू हैव ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड्स, प्लान्ड परफॉर्मेंस आपने सेट कर रखी है, उसको पता है भैया मुझे ये अचीव करना है, ये जो है ये क्या है मेरा गोल है, मुझे ये अचीव करना है। मेरी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना उसको इसी के साथ में कंपेयर करा जाएगा और फिर ही मुझे 5 में से रेटिंग मिलेगी। तो बेटा ये जो टारगेट है वो अपने आप में उसके लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है कि अगर मैंने टारगेट अचीव कर लिया मुझे 5 में से 5 रेटिंग मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर मैं कम अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो 5 में से 2 रेटिंग मिलेगी, मान लो 2.5-3 रेटिंग मिलेगी। तो बेटा ये टारगेट अपने आप में उसके लिए क्या कर रहा है, एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। गुड कंट्रोलिंग सिस्टम ये मेक श्योर करके रखता है कि एम्प्लॉइज नो इन एडवांस, उनको एडवांस में पता है व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड डू। एम्प्लॉइज को पता है ना कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना टारगेट पता है, उन्हें पता है स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस की भैया उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किन स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करा जाएगा। उनका जो भी अप्रेजल होगा, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, वो किस बेसिस पर करेंगे, किसके साथ में कंपेयर करेंगे। तो ये अपने आप में उनके लिए क्या करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है ताकि वो बेटर परफॉर्म करे। फिफ्थ आ जाता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑब्वियस ही बात है अगर कहीं पर कंट्रोलिंग होगी, सारे रिसोर्सेज का सोच समझ के बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयज़ पर आपने प्रॉपर चेक लगा रखा है, मतलब आप उन्हें सुपरवाइज कर रहे हो, एक प्रॉपर मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा के आप अपने एम्प्लॉयज़ को चेक कर रहे हो, प्रॉपर कंप्यूटर से आप मॉनिटर कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप एम्प्लॉय सही से काम करेंगे, कोई घपलेबाजी नहीं करेंगे, कोई डिसऑनेस्टी वगैरह नहीं होगी, लॉयल रहेंगे, अपने आप ऑर्डर डिसिप्लिन होगा, इजी सी बात है। सो कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा होता है, अपने आप कोई घपलेबाजी नहीं करते। और अगर मान लो तुम्हारे क्लास में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तुम कोई भी कांड कर जाओगे, तुम्हें भी पता है, होता है, 11th-12th वाले बच्चे तो होते हैं ऐसे, मुझे भी पता है। इट कीप्स द एम्प्लॉयज अंडर चेक। तो एम्प्लॉयज आर अंडर चेक, तो अपने आप वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे एफिशिएंटली, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, आलतू फालतू गॉसिप नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें अगर एक लाइन लिखी हुई आ जाए और पूछे बताओ इस लाइन से कि यहाँ पर कंट्रोलिंग के कौन से सिग्निफिकेंस की बात करी गई है, तो आंसर होगा ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जैसे लिखा है एन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी, एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी है,
was able to track dishonest employees। इस कंपनी को अपने डिसऑनेस्ट जो बेईमान एम्प्लॉइज थे उनके बारे में पता चल गया। कैसे पता चला? बाय यूजिंग कंप्यूटर मॉनिटरिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटर मॉनिटरिंग कर रहे थे या फिर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे, उससे पता चल गया कि भैया ये एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्ट है, लॉयल नहीं है, बेईमानी घपलेबाजी कर रहा है, उसको निकाल दिया। तो ये अगर लाइन लिखी हुई आ गई समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या लिखना है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन रहता है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सारे डिपार्टमेंट सारी एक्टिविटीज में एक प्रॉपर तालमेल रहता है। देखो कंट्रोलिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं ना, वो ही आपने ऐसे सेट करे कि सारी चीज़ों में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। जब आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो तभी आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि भैया आपने स्टैंडर्ड्स ही ऐसे सेट करे कि सारे काम में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छा तालमेल हो। अब अगर आप काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करोगे तो एक्चुअल लाइफ में भी सारी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा या नहीं रहेगा? समझ में आ गई मेरी बातें कि कंट्रोलिंग के अंदर जब आपने स्टैंडर्ड सेट करे, वो काम प्लानिंग में होता है, स्टैंडर्ड्स ही आपने ऐसे सेट करे हैं कि अपने आप सारी एक्टिविटीज सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन रहे। अब अगर काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर भी क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। जैसे अगर हम एक एयरलाइन कंपनी की बात कर लें, ठीक है, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम होता है, ये देखती है कि फ्लाइट्स का अराइवल कब होगा, फ्लाइट्स का डिपार्चर कब होगा। एक स्टैंडर्ड सेट है कि भैया अराइवल इतने बजे तक हो जाना चाहिए, डिपार्चर इतने बजे होगा, इतना टाइम का डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड सेट है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो देखता है हर फ्लाइट से पहले सारी के सारे सेफ्टी चेक्स देखे जाते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती है ताकि फ्लाइट वगैरह क्रैश ना हो। कस्टमर सर्विस का होता है, जैसे होता है ना फ्लाइट के बाद में हमें हमारे बैग्स कलेक्ट करने होते हैं, तो लगेज कलेक्शन से रिलेटेड काम हो गया, बोर्डिंग वगैरह से रिलेटेड काम हो गया, वो काम स्मूथली हो सके, कोई धक्का मुक्की ना हो। तो ये स्टैंडर्ड्स ही ऐसे सेट करे हैं कि सारी चीज़ों में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो एक्चुअल काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा तो एक्चुअल काम में भी कोऑर्डिनेशन होगा। सो वही है, ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न्ड बाय प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। हर कोई प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और ये स्टैंडर्ड्स ही आपस में कैसे हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, वेल कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ ली हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी के अंदर तो लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग भी गिवन है, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, रेफरेंस बुक्स में तो गिवन भी नहीं है, तो लिमिटेशंस हमें नहीं पढ़ना। मैं अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी हमें पढ़ना नहीं है। हम बात करते हैं आगे रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन कर दो। अभी मैंने पीछे आपको बताया था प्लानिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, टारगेट्स, हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है और उसे प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा जाता है, ऐसा ही होता है। तो बेटा प्लानिंग और कंट्रोलिंग तो आपस में रिलेटेड है ही ना आपस में रिलेटेड। तो देखो एनसीईआरटी के अंदर तो ये जो रिलेशन है पूरा का पूरा पैराग्राफ के अंदर गिवन है। मैं आपको चीज़ें सारी एनसीईआरटी की ही करा रही हूँ, बट जो पैराग्राफ में गिवन है उसके लिए मैंने हेडिंग्स बना दी हैं। ये हेडिंग्स आपकी रेफरेंस बुक में गिवन है। तो 4 पॉइंट्स में हम लोगों ने पूरे बड़े सारे पैराग्राफ को डिवाइड कर दिया। 4 पॉइंट्स हम करेंगे, अंदर जो बातें लिखी है वो आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स ही हैं एज इट इज। तो देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग अभी मैंने बताया रिलेटेड है, ये इनसेपरेबल ट्विंस हैं मैनेजमेंट के, 2 जुड़वा भाई हैं मैनेजमेंट के, जिन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली, बहुत ही प्यार से रिलेटेड है। तो देखो 4 पॉइंट्स बता रही हूं, ऐसे ही 4 पॉइंट्स आपको हेडिंग से लिख कर आने हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर इसी तरह से हेडिंग बना के तरीके से लिख कर आओगे। पहला है नेचर एंड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कुल मिलाकर हम दोनों की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। प्लानिंग आपको पता है प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, एक बेसिक फंक्शन है, एक आधार है। प्लानिंग में डिसाइड करा जाता है एडवांस में कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। सो प्लानिंग एक बेसिक, एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके अंदर मैनेजर्स एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय होम टू डू। ठीक है भैया, प्लानिंग की डेफिनेशन हो गई। कंट्रोलिंग का मतलब है, कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा जाता है, डेविएशंस फाइंड आउट करे जाते हैं, अगर डेविएशंस आ रहे हैं तो करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं। सो प्लानिंग क्यों हो रही है? कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद प्लान, ताकि देखा जा सके सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है ना।
हमने जो टारगेट सेट करे थे हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं ना। इफ देयर इज डेविएशन, अगर डेविएशन है, टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप द डेविएशन। ठीक है जी। दिस मीन्स कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर राइट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। इंपॉर्टेंट बात है, कंट्रोलिंग क्यों हो रही है? ताकि हम लोगों ने जो प्लान्स बनाए हैं उसका टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो सके, उन प्लान्स को सही टाइम पर इंप्लीमेंट करा जा सके, और राइट यानी कि प्लान्स को सही तरीके से भी इंप्लीमेंट करा जा सके। पहला क्लियर हो गया। सेकंड है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट है, आपस में दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, आपस में डिपेंडेंट है। देखो जाहिर सी बात है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ प्लानिंग क्यों जरूरी है। दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्लानिंग क्यों जरूरी है? कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर तो कर लेंगे। ठीक है भैया, मेजर कर ली, ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, पास्ट एक्टिविटीज का आपने पोस्टमार्टम कर दिया। बट बेटा इन एक्चुअल को आप किससे कंपेयर करोगे? इन एक्चुअल को आप किससे कंपेयर करोगे? इन एक्चुअल को आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड से, यानी कि टारगेट से। और स्टैंडर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? स्टैंडर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लानिंग से। प्लानिंग के अंदर ही हम हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे टारगेट सेट करते हैं। तो बेटा अगर स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे, मतलब अगर प्लानिंग नहीं होगी तो स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करोगे? सही बात है ना। सो कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई ना मेरी बात? इसे ऐसे लिखा हुआ आएगा, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग एक्सप्लेन। कि बेटा कंट्रोलिंग जो है वो ब्लाइंड है, अंधी है बिना प्लानिंग के। मतलब प्लानिंग की आपसे इंपॉर्टेंस पूछी कि प्लानिंग क्यों जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए। या फिर आएगा प्लानिंग इज अ प्री रिक्वेसाइट फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग तो प्री रिक्वेसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है बताओ? तो मैंने बता दिया कि कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लानिंग से। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो स्टैंडर्ड्स भी नहीं होंगे, स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? सो अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग के लिए हमें स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता होती है। These standards of performance which serve as a basis of controlling are provided by planning। और ये standards हमें कहाँ से मिलते हैं? planning function से मिलते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था। तो controlling जो है वो blind है बिना planning के। If the standards are not set in advance, अगर ये standards ही नहीं होंगे बालक तो कंट्रोलिंग होगी ही नहीं। स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? सो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए एक बेसिस है, एक आधार है। पहला समझ में आया? तो इसमें तो मैंने आपको क्या बताया कि कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग जरूरी है, कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग पर डिपेंडेंट है। उल्टा भी मैं बता देती हूँ, प्लानिंग के लिए भी कंट्रोलिंग जरूरी है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। देखो अगर आप, पहली बात तो आप प्लान क्यों बना रहे हो? प्लान सिर्फ आप लिखने के लिए बना रहे हो क्या कि ये हमारा प्लान है? आपने प्लान बना दिया 6 से 7 अकाउंट्स पढ़ूंगा, 7 से 8 इको पढ़ूंगा, 8 से 9 BST पढ़ूंगा। ये प्लान क्यों बना रहे हो? गोल्स को अचीव करने के लिए ना। कंट्रोलिंग ही ये मेक श्योर करके रखता है कि सारा काम जो है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो बेटा प्लान्स का सही इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो सकता। आपने बस प्लान बना दिया, प्लान का प्रॉपर टाइमली और राइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा अगर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। अगर मैं बोलूँ तुमने टारगेट सेट करा है 98% का, अगर स्कूल वाले तुम्हारे यूटी नहीं लेंगे, तुम्हारे पीटी नहीं लेंगे, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं लेंगे, प्री बोर्ड्स नहीं लेंगे ना, तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे। और इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब तुम्हारे अगस्त में एग्जाम्स चलते हैं यूटी वगैरह, तब मेरे चैनल के व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं। जब तुम्हारे सितंबर में एग्जाम्स चलते हैं तब मेरे चैनल के व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं। जब तुम्हारे दिसंबर में प्री बोर्ड्स होते हैं तब मेरे चैनल के व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं। तो व्यूज़ सिर्फ तभी क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं? क्योंकि तब तुम्हारा पेपर है, तब तुम्हारे सर के ऊपर डंडा है। तो डंडा नहीं होगा बोले तो कंट्रोलिंग नहीं होगी, तो प्लान्स का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? सो एक बार अगर प्लान ऑपरेशनल हो गया, यानी कि प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, तो कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलिंग ही उस प्लान की प्रोग्रेस चेक करता है। जैसे तुम्हारे यूटीपीटी ही तुम्हारी पढ़ाई की प्रोग्रेस चेक करते हैं, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है। कोई डेविएशंस आ रहे हैं उन्हें डिस्कवर करा जाता है कि यार ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, ये तो 95% वाला बच्चा है, इसके नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं, डेविएशंस क्यों हैं? तो डेविएशंस के पीछे के रीज़न फाइंड आउट करे जाते हैं, करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। तो बेटा प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। आपने सिर्फ प्लानिंग कर ली, कंट्रोलिंग नहीं है, तो वो प्लानिंग भी क्या है? मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग में हमें स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। फिर
प्लानिंग के लिए भी कंट्रोलिंग जरूरी है, क्योंकि प्लान्स का सही, राइट और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब इफेक्टिव कंट्रोलिंग है। 2 पॉइंट्स क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का तो अभी मैंने बताया था कि देखो जो प्लानिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, कि प्लानिंग में हम फ्यूचर को भी देख रहे हैं तो पास्ट को भी देखते हैं। सेम ऐसे ही कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ होता है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड मतलब प्लानिंग में हम आगे की तरफ देख रहे हैं, मतलब प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक मतलब कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। तो बेटा ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट सिर्फ पार्शली ही सही है, पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। कैसे है समझो। देखो प्लानिंग तो पहली बात फॉरवर्ड लुकिंग तो है ही। प्लान्स हम क्यों बनाते हैं? प्लान्स हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। अभी आप प्लान्स एनुअल एग्जाम के लिए बना रहे हो ना, तो वो चीज़ तो फ्यूचर में होगी, पास्ट के लिए थोड़ी ना प्लान्स बनाते हैं। प्लान्स हम हमेशा किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर के लिए बनाते हैं। सो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि प्लान्स हम कैसे बनाते हैं? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर को अच्छे से हम एनालाइज करते हैं, थोड़े बहुत प्रिडिक्शन सेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं ना, कि अगर यार फ्यूचर में कोविड आ गया तो क्या करेंगे, फ्यूचर में कोई हमारा कॉम्पिटिटर आ गया तो क्या करेंगे, फ्यूचर में ये जो दोस्त है इसके मुझसे ज़्यादा नंबर आ गए तो मैं क्या करूँगा। तो हम फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बना रहे हैं, थोड़ी बहुत फ्यूचर की फोरकास्टिंग करके, भविष्यवाणी करके, अंदाजा लगा के। सो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, ठीक है। प्लानिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है बेटा। क्या है? बैकवर्ड लुकिंग भी है, अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग क्यों है। प्लानिंग का फॉरवर्ड लुकिंग समझ में आया। अब कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, अभी मैंने बताया था। पास्ट एक्टिविटीज का हम क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इट इज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, और हम हमारी पास्ट एक्टिविटीज एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं ताकि हम डेविएशंस फाइंड आउट कर सके। सो कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। तो ये तो हमें पता ही था। अब हम ये भी बात करते हैं कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग तो है, प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है। तो देखो उसके लिए ये समझो, हमने ये तो देख लिया कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, मैंने बताया था। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक फीडबैक रिपोर्ट। इसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि भैया ये डेविएशंस आए थे जब हम लोगों ने कंट्रोलिंग करी, ये डिफरेंस आया था, 100 कार बनानी थी, हम एक्चुअली 90 कार्स ही बना पाए। फिर ये भी लिखते हैं कि इन डेविएशन के पीछे के रीजंस क्या है, डेविएशंस क्यों आए। पावर फेलियर रीज़न था, वर्कर्स की कमी थी, हमारे पास में रिसोर्सेज एफिशिएंट नहीं थे, रिसोर्सेज की कमी थी, इनएडिक्वेट थे। फिर लिखे जाते हैं करेक्टिव स्टेप्स की ये डेविएशंस आगे से ना आए, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो नई मशीनरी हम लेकर आए, पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करें, हमें और वर्कर्स की ज़रूरत है और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वर्कर्स से हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे मेजर्स हो गए। सो कंट्रोलिंग में हम मेजर्स सजेस्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में प्लानिंग और ज़्यादा अच्छी हो, ताकि फ्यूचर में सारा काम हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, हमारे जो प्लान्स हैं वो फेल ना हो। सो कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो कंट्रोलिंग का तो दोनों समझ में आ गया कि फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग का भी मैंने सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग बताया है। अब देखो प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि जब हम फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं ना बेटा, तो हम हमारी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाते हैं। जब आप फ्यूचर का कोई प्लान बना रहे हो तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखोगे, आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस भी देखोगे। और तो और कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर मतलब प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। फिर जब प्लानिंग होती है तो हम हमारी पीछे की पूरी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। और तो और ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर हमें फीडबैक रिपोर्ट मिली है जिसमें सारे डेविएशंस के कारण, डेविएशंस को कैसे रिमूव करा जाए, वो सारी चीज़ें लिखी है, उन्हें भी देखते हैं। उनके बेसिस पर हम फ्यूचर की क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो बल्कि इस फीडबैक रिपोर्ट से, जो कंट्रोलिंग में फीडबैक रिपोर्ट मिली थी, इससे फ्यूचर की प्लानिंग और ज़्यादा इंप्रूव होती है, अच्छी होती है। सो प्लान्स ऐसे ही नहीं बनते, प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पीछे वाली जो मैनेजमेंट साइकिल थी, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्लान्स बनते हैं, प्लस कंट्रोलिंग फंक्शन में जो फीडबैक रिपोर्ट आई है उसे अच्छे से एनालाइज करके उसके बेसिस पर हम प्लान्स बनाते हैं। सो प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग। चमक गया? लास्ट है हमारे रिलेशन में प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। ये आसान सा है। देखो प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है,
प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है कि सुबह ये गोली लेनी है, दिन में ये गोली लेनी है, शाम को ये गोली लेनी है। तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, डॉक्टर हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें। तो प्लानिंग भी प्रिस्क्रिप्टिव है। प्लानिंग हमें बताता है कि हमें क्या करना है। याद करो जब हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ा था तो प्लानिंग में हम हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। प्लानिंग में हमारे सामने था कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस की हम लिस्ट बनाते हैं कि भैया ये जो गोल है इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करा जाता है। तो प्लानिंग जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है। प्लानिंग बताता है कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। पूरा का पूरा पेपर वर्क है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ एनालिसिस। उसके बाद में प्लानिंग के अंदर एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करा जाता है कि यार हम हमारे गोल को ऐसे अचीव कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है कि अगर हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है तो हमें हमारे कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है। तो प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, जो बता रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हमें फॉलो करना है ताकि हम हमारा गोल अचीव कर सके। वही कंट्रोलिंग जो है वो इवैल्यूएटिव है। जैसे आपका इवैल्यूएशन ही होता है हाफ ईयरलीज की, आपका आप एग्जाम लिख कर आते हो, टीचर्स आपका एग्जाम, आपका जो क्वेश्चन आंसर शीट है वो चेक करते हैं, तो वो आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को वो क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि आपने कैसा परफॉर्म करा है। सो कंट्रोलिंग में वही होता है, देखा जाता है कि सारा काम जो है वो डिजायर्ड एक्शंस के अकॉर्डिंग तो हो रहा है, जैसा हम चाहते थे वैसे तो हो रहा है ना, टारगेट्स के अकॉर्डिंग तो हो रहा है। हमारे जो भी डिसीजंस है हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन, मतलब हमारा जो काम है वो हमारे डिजायर्ड एक्शन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो हो रहा है ना। तो प्लानिंग तो प्रिस्क्रिप्टिव है, जो बताता है क्या करना है, कैसे करना है। वही कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, यानी कि यहाँ पर चेक करा जाता है, एक्चुअल काम को मेजर करके प्लान से कंपेयर करा जाता है, देखा जाता है सारा काम प्रिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग तो हो रहा है ना। ठीक है, लास्ट फंक्शन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है हमारा कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस। हालांकि मैंने ये आपको समझा दिया, फिर भी समझा देती हूँ बहुत डिटेल के अंदर। पहला काम होता है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसे हम सेटिंग अप ऑफ प्लान्ड परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर ही वहीं पर कंट्रोलिंग की भी शुरुआत हो गई। हम लोग हमारे स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड सेट करा कि इस मंथ कैसे भी करके 100 कार्स क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, 100 कार्स बनानी है, ये आपने स्टैंडर्ड सेट करा। पहला हो गया सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेटिंग अप ऑफ प्लान्ड परफॉर्मेंस भी आप बोल सकते हो। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है। तो सेकंड हो गया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा तो हम लोगों ने देखा हमने 90 कार्स बनाई है। थर्ड है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। और हमें दिख गया कि हमने 10 कार्स कम बनाई है, मतलब क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है। मान लो कोई डेविएशन नहीं आ रहा, 100 कार सोची थी, 100 की 100 कार बना दी, तो कंट्रोलिंग यही खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट की इस साइकिल का कंट्रोलिंग प्रोसेस यही खत्म हो जाएगा। बट जनरली डेविएशंस आते ही हैं, तो हमने कंपेयर करा, हमें डेविएशंस दिख गए। अब चौथे स्टेप में हम उन डेविएशंस को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन के एनालाइज करने का मतलब है हमने देखा अच्छा डेविएशंस आए। डेविएशंस क्या है कि हमने 10 कार्स कम बनाई है। डेविएशंस आए, एनालाइज करने का मतलब है हम देखेंगे कि ये डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे सामने अलग अलग रीज़न आएंगे कि हमारे पास में एम्प्लॉयज़ की कमी है, रीज़न हो सकता है कि पावर फेलियर हो गया, रीज़न हो सकता है एब्सेंटिज्म था, कुछ वर्कर्स जो है वो एब्सेंट हो गए थे, छुट्टी वगैरह पर थे, रीज़न हो सकता है कि रॉ मटेरियल की कमी थी, रीज़न हो सकता है हमारे पास में रिसोर्सेज या फिर जो मशीनें हैं वो सफिशिएंट नहीं है, हमारी कोई मशीनरी ख़राब हो गई थी, कई कारण हो सकते हैं। तो सारे डेविएशंस को हमने क्या करा है, अच्छे से एनालाइज करा है, यानी कि उनके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करा है। इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, देखो कई बार क्या होता है हम साथ साथ में ये भी देखते हैं 100 कार्स बनानी है, थोड़ा बहुत तो हमें पता है डेविएशन आएगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, तो हमने एक लिमिट सेट कर रखी है कि अगर 98 कार्स भी बन गई,
98 कार्स भी बन गई, 100 नहीं 98 बन गई, 99 बन गई, कोई इशू नहीं है, इसके बारे में टॉप लेवल मैनेजर्स को नहीं बताया जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ विद इन द परमिसिबल लिमिट, एक परमिसिबल लिमिट है। लेकिन अगर 98 से कम कार्स बनती है, जैसे यहाँ पर 90 कार्स ही बन रही है, तो फिर वो इशू थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वी हैव टू इन्फॉर्म टॉप लेवल मैनेजर्स। तो हम एक लिमिट भी सेट करके रखते हैं कि भैया इस लिमिट के अंदर अगर डेविएशंस आ रहे हैं तो इट इज़ फाइन, 98 बन रही है, 99 बन रही है, इट इज़ फाइन, टॉप लेवल मैनेजर्स को बताने की जरूरत नहीं, सबऑर्डिनेट्स विल हैंडल ऑन देयर ओन। बट अगर 98 से कम बन रही है, 90 कार्स बन रही है, 80 कार्स बन रही है, देन वी हैव टू इन्फॉर्म टॉप लेवल मैनेजर्स। ये सब एनालाइजिंग डेविएशन में ही आता है। और भी बहुत सारे डेविएशंस आते हैं, जैसे मैंने कहा, एक तो मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 5% से बढ़ गई, ठीक है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत स्टेशनरी का खर्चा भी होता है, जैसे पैन वगैरह का खर्चा होता है, 2-3 रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए, आजकल तो सारा काम कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। तो मैंने कहा ये जो स्टेशनरी है, इसकी कॉस्ट बढ़ गई है हमारी 15% से। तो मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% से बढ़ी है, स्टेशनरी की कॉस्ट 15% से बढ़ी है, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर टॉप लेवल मैनेजर्स तुरंत एक्शन लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 5% से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मोटा पैसा लगा है, करोड़ों का नुकसान होगा। अगर स्टेशनरी की कॉस्ट 15-20% से भी बढ़ जाएगी तो यार कितनी स्टेशनरी खरीदते हैं हम, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेविएशंस आप ये भी देखो कि कितने डेविएशंस, तो एक लिमिट, परमिसिबल लिमिट के अंदर अंदर है तो तुरंत एक्शन लो, टॉप लेवल मैनेजर्स को बताओ। परमिसिबल लिमिट के अंदर अंदर है तो आप खुद हैंडल कर लो, टॉप लेवल मैनेजर्स को मत बताओ। परमिसिबल लिमिट से बाहर है, यू हैव टू इन्फॉर्म टॉप लेवल मैनेजर्स। उसके अलावा ये भी देखना कि कौन से डेविएशंस इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, जिन पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% से बढ़ गई, कौन से डेविएशंस ऐसे हैं जो अर्जेंट नहीं है, इन्हें गोली मारो, ठीक है, जाने दो, ये सारा काम हो गया। उसके बाद में डेविएशंस आ गए तो आपको करेक्टिव एक्शंस भी तो लेने पड़ेंगे, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। आपको रीजन तो पता है डेविएशंस क्यों आए, आपको पता है हमारी मशीनरी जो है वो खराब है, तो भाई उस मशीनरी को रिपेयर करवाओ या फिर उसको नई मशीनरी से रिप्लेस करो। अगर आपको लग रहा है हमारे यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है तो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश करो। लग रहा है एम्प्लॉयज़ की कमी है तो नए एम्प्लॉयज़ को हायर करो, पुराने वालों से ओवर टाइम करवाओ। रिसोर्सेज की कमी है तो नए रिसोर्सेज को आप एम्प्लॉय करो। तो सारे के सारे करेक्टिव मेजर्स लेना और लास्ट में एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर कर देना जिसमें आप सारे डेविएशंस लिख रहे हो, डेविएशंस के कारण लिख रहे हो, इन डेविएशंस को आगे से हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या क्या करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होए, इम्प्रूव होए, उसके लिए एक फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार करना। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। सबसे पहले क्या करें, स्टैंडर्ड सेट, फिर क्या करी, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, फिर डेविएशंस को एनालाइज करा, देखा कि परमिसिबल लिमिट के अंदर आ रहे हैं या फिर लिमिट से बाहर है, इंपॉर्टेंट डेविएशंस हैं या फिर लेस इंपॉर्टेंट डेविएशंस है, प्लस डेविएशंस के रीजंस क्या क्या हैं या फिर डेविएशंस के आप बोलो कारण क्या क्या है, फिर करेक्टिव स्टेप्स लेना और साथ साथ में एक फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार करना। तो पहला क्या है हमारा, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, इसको आप टारगेट भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड्स क्या है, टारगेट्स है जिनके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करा जाएगा, कंपेयर करा जाएगा। अब स्टैंडर्ड्स जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होने चाहिए। क्वांटिटेटिव में कई चीज़ें आती है, क्वांटिटेटिव मतलब जिन्हें आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे आपने कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि जो पर यूनिट को बनाने की कॉस्ट है, से इस पेन को बनाने की जो कॉस्ट है, तो पेन को बनाने की जो कॉस्ट है वो 4 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 रुपये तक की होनी चाहिए, ये आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर इसी पेन की बात करते हैं, ये है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस करने हैं 1 महीने के अंदर। मैंने बोला ऐसे 1000 पेन प्रोड्यूस करने हैं 1 महीने के अंदर, तो प्रोडक्शन के लिए भी आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 1000 पेन प्रोड्यूस करने हैं। सेल के लिए भी आपने टारगेट सेट करा है कि एटलीस्ट 900 पेन तो हमें सेल करने ही हैं। उसके अलावा भी होता है कि हमारा रेवेन्यू इतना होना चाहिए। तो ये तो क्वांटिटेटिव चीज़ें हो गई। क्वालिटेटिव में आता है कि पैन की क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, या फिर हमारी फर्म की हमें गुडविल मेंटेन रखनी है, हमें हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना है, हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल हमेशा हाई रहना चाहिए, वो क्वालिटेटिव चीज़ें हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर पर पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि भैया ये स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे तो RAS बनना है, मुझे तो IAS बनना है, 98% लानी है। भाई वो अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको अचीव कर सको। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है जिन्हें आप अचीव ही नहीं कर सकते, आर ऑफ नो यूज़।
सो स्टैंडर्ड्स मस्ट बी रिवाइज टाइम टू टाइम, प्लस आपको अपने स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, मान लो मार्केट में आपका कोई कॉम्पिटिटर आ गया जो सेम प्राइस पर आपसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको अपने आप अपने सेल्स को थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा कि यार हो सकता है मेरी सेल्स कम हो जाए, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया है जो सेम प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है। आपने स्टैंडर्ड सेट करा है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसे मैं कम से कम 15,000 में तो बेचूंगा ही। आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन जिसमें आप वाले से बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स है, सेम मोबाइल फ़ोन अगर 14,000 का बेच रहा है, तो बेटा आपको अपने वाले की प्राइस गिरा के 12,000 में बेचना पड़ेगा। सो अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स एनसीईआरटी लाइन सर्व एज अ बेंचमार्क, ये एक बेंचमार्क है, यानी कि एक वही ये टारगेट है टूवर्ड्स विच ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू वर्क। इसी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करता है। सारा काम, सारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करी जाती है, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड। कैसे? बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय देम। स्टैंडर्ड सेट कर दिया, बच्चा 98% लेकर आएगा, अब पीटी लेकर, यूटी लेकर, हाफ ईयरलीज लेकर, प्री बोर्ड्स लेकर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा जा रहा है, ठीक है। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को दिमाग में रखना है कि बंदे ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, कितनी सेल करी है, कितना प्रोडक्शन करा है, प्लस हम क्वालिटी भी देखेंगे कि किस क्वालिटी का उसने प्रोड्यूस करा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हाँ ठीक है, बच्चा 85% लेकर आ गया, बट सारी चीज़ें वो रट्टा मार के लेकर आया, बच्चे के दिमाग में कोई चीज़ घुसी ही नहीं, तो क्वालिटेटिव में एक नेगेटिव पॉइंट हो गया ना कि रट्टा मारा है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उसकी फ्यूचर ग्रोथ में कहीं हेल्प नहीं करने वाला। तो दोनों चीज़ों को दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ आ सकता है, देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप पर्सनली अपने एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करो कि वो एफिशिएंसी के साथ में तो काम कर रहा है, वो रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं कर रहा, आप उस पर नज़र रख रहे हो, चाहे आप सीसीटीवी से नज़र रख रहे हो कि वो गॉसिप तो नहीं मार रहा है ना, वो दिन रात मेहनत तो कर रहा है, मोटिवेटेड तो है ना, ओवरबर्डन तो नहीं है सारी चीज़ें। आप सैंपल चेकिंग कर लो, उसने अगर 100 यूनिट्स बनाई हैं तो उसमें से आपने एक यूनिट रैंडमली उठाई और चेक कर लिया कि उसकी क्वालिटी कैसी है। आप उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाओ। जो भी सुपीरियर है, जो बॉस है, वो अपने सबॉर्डिनेट की 3 महीने की, 6 महीने की, पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बनाते हैं। जैसे आप लोगों की हाफ ईयरली के बाद में आपका रिजल्ट आएगा ना, तो जो आपकी रिपोर्ट कार्ड है वो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि आपने कैसा परफॉर्म करा, ठीक है। तो ये आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन पीसेज आर चेक्ड एट रैंडम फॉर क्वालिटी। बहुत सारे पीसेस बने हैं, 1000-2000 पीसेस बने हैं, कोई भी 2-3 पीसेस रैंडमली निकाले और चेक कर लिया क्वालिटी के लिए। इसको बोलते हैं सैंपल चेकिंग, कि आपने कोई सैंपल निकाल के चेक कर लिया, इससे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चल गया, ठीक है। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आप दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजर्स कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन से हमें डेविएशन का पता चलेगा एक्चुअल और डिजायर्ड के बीच में। अगर दोनों मैच है, जितना स्टैंडर्ड था वही आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, 100 कार्स बनानी थी, 100 की 100 कार्स बना ली, तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर डेविएशन आ रहा है, जनरली डेविएशंस आते हैं, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो चौथा स्टेप क्या आता है, डेविएशंस को एनालाइज करना, देखना। सबसे पहली बात तो डेविएशंस आ रहे हैं तो डेविएशंस के पीछे के क्या कारण है, रीजंस क्या है, ये देखना। 3 बातें हैं इसमें कि डेविएशंस के पीछे के क्या कारण है, क्या रीजंस है। सेकंड, ये देखना कि डेविएशंस जो आ रहे हैं वो एक परमिसिबल लिमिट के अंदर है क्या, कि भैया अगर नॉर्मली एक बच्चे की अटेंडेंस आती है 80% से 85% तक, ठीक है, बच्चे की अटेंडेंस ये है, तो हमने एक लिमिट सेट करी है कि उसकी अगर अटेंडेंस मिनिमम 78% तक भी जा रही है तो कोई इशू नहीं है, कि नॉर्मली 80-85% उसकी अटेंडेंस होती है। कभी अगर उसकी अटेंडेंस 78% भी है तो इट इज़ विद इन परमिसिबल लिमिट, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की अटेंडेंस आ रही है 60%, 50%, तुरंत पेरेंट्स को कॉल करा जाएगा, कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करा जाएगा। सो एक तो हो गया रीज़न फाइंड आउट करना, एक देखना कि कई जो डेविएशंस आ रहे हैं वो परमिसिबल लिमिट के अंदर हैं या उस लिमिट से बाहर है, और तीसरा होता है कि जो डेविएशंस आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर तो नहीं आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज को हम बोलते हैं KRA, की रिजल्ट एरियाज। क्या बोलते हैं, की रिजल्ट एरियाज। जैसे मैंने बताया, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है 5% से, और एक स्टेशनरी या फिर ये जो वर्कर्स चाय पानी पीते हैं, ये मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो 20% से बढ़ गई।
तो बेटा हमें फोकस करना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% से बढ़ गई, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर थोड़ा भी 19-20 का चेंज होता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा। सो नाउ आफ्टर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, डेविएशंस को हमें एनालाइज करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। हमें डेविएशंस की रेंज का पता होना चाहिए कि इस रेंज में अगर कोई डेविएशन आ रहा है, ठीक है, इट इज विद इन अ परमिसेबल लिमिट, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, सबऑर्डिनेट्स हैंडल कर लेंगे। इसके ऊपर अगर डेविएशन आ रहा है, वी हैव टू इन्फॉर्म टॉप लेवल मैनेजर्स। डेविएशन इन की एरियाज ऑफ बिजनेस, अगर की एरियाज ऑफ बिजनेस में कोई डेविएशन आ रहा है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2% से बढ़ गई, 5% से बढ़ गई, it needs to be attended more urgently as compared to deviations in certain insignificant areas. Insignificant areas है जैसे miscellaneous कोई खर्चा है, चाय पानी का खर्चा बढ़ गया, स्टेशनरी का पैसा बढ़ गया, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीजंस फाइंड आउट करना, जैसे डेविएशंस के मल्टीपल कॉजेस होते हैं। हो सकता है आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे थे वो स्टैंडर्ड्स ही बहुत हाई थे। बच्चे के लिए आपने स्टैंडर्ड सेट करा 98%, नॉर्मली वो बच्चा 50% लाता है। बहुत मेहनत करके बच्चा 85% भी ले आया, तो आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक थे। आपका डिफेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सही नहीं है, आपका मशीनें वगैरह की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही नहीं है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है, एम्प्लॉयज़ बेचारे डीमोटिवेटेड रहते हैं, एनवायरनमेंट में आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह आ गए, बहुत सारे कारण होते हैं डेविएशंस के, तो अनलिमिटेड रीजंस है। तो ये है डेविएशंस को एनालाइज करना। अब देखो 2 स्टेप्स और है, 5th और 6th, बट जब हम डेविएशंस को ही एनालाइज कर रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। डेविएशंस को एनालाइज करने की 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, अभी मैंने आपको जाने अनजाने बता दी। एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इंपॉर्टेंट एरियाज में डेविएशंस आ रहे हैं, जिन एरियाज की वजह से पूरे बिजनेस को सफर करना पड़ सकता है, तो वहां पर तुरंत टॉप लेवल मैनेजर को एक्शन लेना पड़ेगा, अर्जेंट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बोला जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मात्र मान लो 2% से बढ़ गई, और एक है जो स्टेशनरी का खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर का, पैन वगैरह का खर्चा, वो खर्चा 20% से बढ़ गया। आप किस पर फोकस डालोगे? फोकस होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2% से बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर मोटा पैसा लगा है, करोड़ों पैसा लगा है, पूरी बिजनेस की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है, पूरी बिजनेस की सक्सेस को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है। स्टेशनरी 20% से बढ़ गई, ये इतना फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है कि मैनेजमेंट को कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है, जो की रिजल्ट एरियाज हैं, जो पूरी बिजनेस की सक्सेस को अफेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज है, इन चीज़ों को छोड़ दो। एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये कहता है एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, एक्चुअली वो मैनेजर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। बोलते हैं ना, अ मैनेजर विच ट्राइज टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, वो एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आप क्या करो, एक लिमिट सेट करो कि भैया आपने एक लिमिट सेट कर दी, अगर इस लिमिट के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे लेबर कॉस्ट है ना, लेबर्स की भी तो कॉस्ट आती है, तो लेबर कॉस्ट के लिए लिमिट सेट करिए कि अगर लेबर कॉस्ट 2% तक इंक्रीज हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.5%, 1%, 1.5%, 1.8%, 2%, अगर 2% तक इंक्रीज हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजर्स को बताने की जरूरत नहीं है, इट इज विद इन अ परमिसिएबल लिमिट, एक लिमिट तक है। बट अगर लेबर कॉस्ट 2% से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, 3% से, 5% से, 8% से, वी हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। सो यही है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो पहला क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। कंट्रोल किस पर होना चाहिए? की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज जो बहुत क्रिटिकल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, इनकी वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ सकता है। इन्हीं की रिजल्ट एरियाज को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से आ गया नाम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट यानी कि की रिजल्ट एरियाज में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ गलत होता है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ सकता है, आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5% इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट है, एक तो कि लेबर कॉस्ट 5% से बढ़ गई, लेबर्स का खर्चा, और एक है आपके स्टेशनरी के चार्जेस 15% से बढ़ गए। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है कि आपकी लेबर कॉस्ट 5% से बढ़ रही है, आपका लाखों का करोड़ों का नुकसान होगा। स्टेशनरी इतनी मैटर नहीं करती, बहुत कम पैसा स्टेशनरी पर खर्च करा जाता है। पहला क्लियर है। 2 एग्जांपल्स और देती हूँ। एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं। रेस्टोरेंट पर जो मैनेजर है वो देख रहा है कि यार ये जो रेस्टोरेंट के अंदर लोग आ रहे हैं कितने ज़्यादा टिश्यू यूज़ कर रहे हैं, कितने टिश्यू वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर 2 टिश्यू यूज़ करने थे वहाँ पर 4 टिश्यू यूज़ कर रहे हैं।
यार टिश्यू मतलब कितना छोटा सा खर्चा है, वो 2 की जगह अगर 10-20 भी यूज करेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं ये एक नॉन क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर मैनेजर को फोकस नहीं करना है। मैनेजर को किस पर फोकस करना है कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो ऑयल है, जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो कितने फ्रेश है, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर ये फ्रेश नहीं होंगे, ये सड़े हुए होंगे, इनकी क्वालिटी ख़राब होगी, दोबारा कस्टमर आपके रेस्टोरेंट, आपकी दुकान पर नहीं चढ़ेगा और इसकी वजह से सही में आपको नुकसान होगा, आपको बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। सो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर आप फोकस करो। समझ में आया? एक और मैं देती हूँ, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मान लो इस पर फोकस कर रहा है कि यार हमें हमारे क्लासरूम के अंदर बहुत ही फैंसी से पोस्टर्स लगवाने हैं, फैंसी से पोस्टर्स लगवाने हैं। ये एक नॉन क्रिटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काम आपके सबॉर्डिनेट्स जो नीचे वर्कर्स हैं वो हैंडल कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपके यहाँ पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचर्स पढ़ा कैसा रहे हैं, टीचर्स बच्चों को स्टडी मटेरियल कैसा दे रहे हैं, क्योंकि अगर टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छे नोट्स नहीं देंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, आपको नुकसान होगा। सो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ गया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि आपको की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करना है। दूसरा क्या था, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। वही लिखा है, believe that an attempt to control everything results in controlling nothing। ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, in an attempt to control everything, वो एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सिग्निफिकेंट डेविएशंस जो एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है शुड बी बॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। आपने एक लिमिट सेट कर रखी है कि लेबर कॉस्ट अगर 2% तक बढ़ रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबऑर्डिनेट्स विल हैंडल दिस मैटर। बट अगर 2% से ज़्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है तो टॉप लेवल मैनेजर्स को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर डेविएशंस आ रहे हैं बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, then top level managers have to take action। So 2% increase in labor cost is an acceptable range of deviation, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे ज़्यादा अगर लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, it should be brought to the notice of management। और एग्जाम्पल्स दूँ, जैसे मैंने बोला वर्कर की बात करते हैं। एक वर्कर है जिसके लिए हमने स्टैंडर्ड सेट करा है कि उसे 100 शॉर्ट्स बनानी है एक दिन के अंदर। अब हमने थोड़ा सा रेंज भी सेट करी है डेविएशंस की, कि अगर वो 95 से 100 शर्ट्स भी बनाता है तो फाइन है। मतलब 100 आपने स्टैंडर्ड सेट करा, बट अगर वो 95 बनाता है, 96, 97, 98, 99 तो भी फाइन है। सबऑर्डिनेट्स विल हैंडल दिस मैटर। बट अगर वो मात्र 60 शर्ट्स बना रहा है तो ये तो एक परमिसिबल रेंज से बाहर हो गया ना। इट शुड बी बॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स इंटरफेयर करेंगे। बच्चों की आप अटेंडेंस का एग्जांपल ले लो। एक बच्चा है जिसकी अटेंडेंस 80 to 85% आती है, स्कूल ने टारगेट सेट कर रखा है इतनी अटेंडेंस रखनी है। अगर बच्चों की अटेंडेंस 78% तक भी गिर जाती है कोई इशू नहीं है, टीचर्स विल हैंडल ऑन देयर ओन। बट अगर बच्चे की अटेंडेंस 50% आ रही है तो आपको कोऑर्डिनेटर्स को, प्रिंसिपल्स को बताना पड़ेगा, घर पे फ़ोन करवाने पड़ेंगे। सो दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो 4 स्टेप्स हो गए। अब देखो इसके अच्छा साथ साथ में फायदे भी बता देती हूँ। एनसीईआरटी में बेनिफिट्स भी गिवन है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के। देखो अगर आप सिर्फ क्रिटिकल एरियाज पर फोकस कर रहे हो, परमिसिबल लिमिट से बियॉन्ड अगर डेविएशंस गए उस पर फोकस कर रहे हो, मैनेजर्स का टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा। आप सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर्स पर ही फोकस करोगे, आपका टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं होगा। जो रूटीन नॉर्मल प्रॉब्लम्स है कि भैया छोटे मोटे डेविएशंस है, इंपॉर्टेंट डेविएशंस नहीं है, वो आपके सबऑर्डिनेट्स भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबऑर्डिनेट्स भी, उनकी भी ग्रोथ होगी, उनका भी मोराल हाई रहेगा कि कुछ काम वो भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, कौन सी नॉन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने आपको टिश्यू वाला एग्जांपल दिया था, तो आप क्रिटिकल प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस करोगे, ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक पर रहेगा। हो गए जी। अब 5th स्टेप क्या था, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। डेविएशंस वगैरह को एनालाइज कर लिया, उसके अंदर का भी पढ़ लिया। When the deviations go beyond the acceptable range, डेविएशंस आपके रेंज से बाहर चले गए हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर डेविएशन आ रहे हैं, तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। तुरंत मैनेजरियल अटेंशन की जरूरत है। यू हैव टू टेक करेक्टिव स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, प्रोडक्शन टारगेट जो है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर जितना प्रोडक्शन सेट करा है कि मान लो 100 कार्स बनानी है, हम 100 कार्स नहीं बना पा रहे, हम 80 कार्स ही बना पा रहे हैं, तो अगर प्रोडक्शन टारगेट मैट नहीं हो रहा तो करेक्टिव एक्शन में क्या आ सकता है कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें। ये करेक्टिव एक्शन ही है। अगर हमें लग रहा है हमारा कोई प्रोजेक्ट है वो पीछे चल रहा है, डेडलाइन तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आप एडिशनल वर्कर्स को असाइन करो, या फिर आप
और इक्विपमेंट्स लगाओ और रिसोर्सेज लगाओ, वर्कर्स से ओवर टाइम आप करवाओ, ये करेक्टिव एक्शंस ही है। अगर आपकी कोई मशीनरी खराब है, आपने देखा पीछे की तरफ जब डेविएशंस एनालाइज करें तो मशीनरी खराब है, तो उसको रिपेयर करवाओ, रिपेयर नहीं हो रही है तो उसे रिप्लेस करवा दो, ये आपने करेक्टिव एक्शंस लिए। और लास्ट आता है अब आप बना दो अपनी फीडबैक रिपोर्ट। देखो ये एक इमेज है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन, मतलब ये हमारा 5th स्टेप है जहां पर करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि अगली बारी से डेविएशंस ना आए। डेविएशंस आए, देखो सेल्स जो है वो गिरी है, तो सेल्स अगली बार से उठे, हम हमारे टारगेट्स अचीव करें, उसके लिए क्या लिए जा रहे हैं, करेक्टिव स्टेप्स। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास में, फीडबैक इन कंट्रोलिंग, एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है। कंट्रोलिंग प्रोसेस डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, एक फीडबैक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी जिसमें सारे के सारे रीजंस लिखे जाते हैं कि डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, कौन कौन से डेविएशंस है, डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, और डेविएशंस अगली बारी से ना आए उसके लिए सजेशंस भी लिखे जाते हैं। करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं वो भी लिखे जाते हैं ताकि अगली बार सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। समझ में आया? डेविएशन समझ में आई गया होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपने सेट करी है कि भैया 100 कार्स बनानी है, बंदे ने बनाई है एक्चुअली 90 कार्स ही, तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है दिस इज डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। दो तरह के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो आपने स्टैंडर्ड सेट करा है 100 कार बनानी है और बंदे ने 120 कार्स बना दी है, तो ये तो अच्छा है ना, जितना आपने बोला उससे ज़्यादा बना दिया, पॉजिटिव डेविएशन है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी प्लांट परफॉर्मेंस से बेटर है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। लेकिन आप 100 कार बोले थे, उसने 90 कार्स ही बनाई, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लांट परफॉर्मेंस से कम है, इसे बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक भी आपकी रेफरेंस बुक के अंदर गिवन था, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बता देती हूँ। स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग, बेटा कंट्रोलिंग का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, यानी कि बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा और कंट्रोलिंग खत्म। कंट्रोलिंग डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट परफॉर्मेंस। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि डेविएशंस आ रहे हैं तो उसके पीछे के क्या रीजन है, क्या कारण है, और साथ में मेजर्स भी सजेस्ट करे जाते हैं, करेक्टिव मेजर्स, ताकि अगली बारी से डेविएशंस ना आए और हमारे जो प्लान्स हैं वो फेल ना हो। तो वाइड स्कोप है कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, फिर कंपेयर कर रहे हो, फिर डेविएशंस को एनालाइज कर रहे हो, डेविएशंस के पीछे के कारण फाइंड आउट कर रहे हो, आप सूटेबल स्टेप्स भी ले रहे हो ताकि अगली बारी से डेविएशंस ना आए। सो इट हैज़ अ वाइड स्कोप। अब इसमें क्या लिखा है, दो तरह की कंट्रोलिंग होती है, एक होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, एक होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। बहुत ही आसान सा है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंस के अंदर भी, जो सेकंड पॉइंट था ना कि जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेटा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब है हम ये देखते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं वो स्टैंडर्ड्स तो सही है, हमने कहीं बहुत हाई या फिर बहुत लो स्टैंडर्ड्स तो सेट नहीं कर दिए ना। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस पर इतना फोकस नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स तो सही है ना, हमने जो प्लान बनाया है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज है वो तो सही है ना। सो इट रेफर्स टू चेकिंग हाउ इफेक्टिव द स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स आर, बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंस इन परफॉर्मेंस ड्यू टू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी। हो सकता है आपने प्लान जो सेट करा, जैसे मैंने बताया 98% का आपने स्टैंडर्ड सेट करा, बच्चा पढ़ता नहीं है, वो ऑलरेडी नेशनल्स वगैरह खेल रहा है, किसी स्पोर्ट्स में है, बहुत मेहनत कर कर 85% भी ले आया, तो आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, आपने स्टैंडर्ड गलत सेट करा है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम देखते हैं हमारे स्टैंडर्ड सही है, हम जो प्लान्स बना रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं ना काम करने के लिए, वो तो सही है ना। वही ऑपरेशनल कंट्रोल में हम काम पर नजर रखते हैं कि भैया मैनेजर्स कैसे काम कर रहे हैं, फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज़, वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, वर्कर्स कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज्म तो नहीं हो रहा है कि काम पर नहीं आ रहे, गॉसिप वगैरह कर रहे हैं, तो वो हम सीसीटीवी का यूज़ करते हैं, प्रॉपर कंप्यूटर मॉनिटरिंग होती है, तो मैनेजरियल फंक्शन सही से हो रहे हैं, सारे ऑपरेशन सही से हो रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर गड़बड़ है, बंदे सही से काम नहीं कर रहे, मैनेजर सही से एक्शन नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच नहीं करेगी, देयर वुड बी वेरिएशन। सो other activities of the organization because there can be difference due to fault in the activities हो सकता है। इसी के साथ में ये चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया और आपका बीएसटी का पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ये जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पर यूज़ करे ना, एनसीईआरटी नोट्स, सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे।
प्रिंटेबल नोट्स हैं, वहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा देखो इंडियन इको में 4 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। मैक्रो में भी 2 यूनिट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। सो अब बीएसटी को आई विल पॉज एंड वी विल डू यूनिट 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। इट विल रियली मोटिवेट मी अ लॉट। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।